हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स। डिस्कशन को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में या फिर ओवरऑल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में हमें रिपब्लिकन सिस्टम नाम का एक चीज़ देखने को मिलती है, रिपब्लिकन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। क्या होती थी रिपब्लिकन स्टेट्स, इनका सिस्टम कैसा होता था, रिपब्लिकनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या है और यहाँ से कैसे शुरुआत होती है प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की, इसको सीखते हैं। यानी कि आज जो हमारे देश में डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल वैल्यू के तौर पर प्रीच होती है, वो वैल्यू कि हम डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसकी जो रूट्स है वो प्राचीन भारत के इतिहास में छुपी हुई है, उसको हमें खोजना है इस लेक्चर के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है हमारा लेक्चर काफी ज्यादा। देखो 6th सेंचुरी बीसी में होता क्या है, आज का जो यूपी है वहां पर 7 रिपब्लिक्स जो है वो इमर्ज हुए। रिपब्लिक स्टेट्स की गवर्नेंस, उनका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ये कैसे फंक्शन करते थे, की कॉन्सेप्ट्स क्या थे, राजा को क्या बोला जाता था, पूरी व्यवस्था कैसे चलती थी, वोटिंग सिस्टम कैसे होता था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो 7 रिपब्लिक्स जो मिलते थे यूपी के अंदर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो 7 रिपब्लिक्स हैं, इनका नाम क्या था? एक था शाक्या, दूसरा कोयला, तीसरा मौर्य, चौथा मल्लास ऑफ कुशीनगर, पांचवा मल्लास ऑफ पावा, 6 मग्गा और 7 कलाम कह लो, आप इसको चाहे कलम कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे अदर रिपब्लिक्स लिखा हुआ है, अदर रिपब्लिक्स नहीं, ये इन्हीं रिपब्लिक्स की बात हो रही है जो अभी हमने ऊपर पढ़े 7 रिपब्लिक्स जो कि यूपी में पाए जाते थे। हम इनकी करंट लोकेशन को अगर देखें कि आज के समय में ये हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो शाक्य रिपब्लिक था कपिलावस्तु का, ये करंट लोकेशन जो है यूपी में इसकी सिद्धार्थनगर, ठीक है। कोयला जो रामग्राम के थे वो गोरखपुर रीजन के अंदर, मौर्य जो थे पिपलावाना के अंदर, वो भी गोरखपुर रीजन के अंदर, मल्लास कुशीनगर के करंट रीजन है उनका कुशीनगर रीजन ऑफ यूपी, मल्ला ऑफ पावा रीजन फजिल नगर, मग्गास ऑफ समस सुमारगिरी, ये मिर्जापुर रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं आपको, मिलते थे, मतलब आज का जो यूपी है, और कलाम ऑफ केसापुत्र, ये गंगा यमुना बेसिन जो है यूपी का आज का, वहां इनका जो रूल है वो छाया हुआ था पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलते थे। अब इन रिपब्लिक्स के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को दोस्तों हम समझते हैं। सबसे पहला, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था, जो पॉलिटी थी इन रिपब्लिक्स के अंदर, ये मोनार्क के सामने, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट सबसर्विएंट टू एनी मोनार्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा यहां पर टॉप लेवल पर है, उसके नीचे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फंक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलता था। और डेमोक्रेसी में आप दोस्तों जानते हो कि जैसे ब्रिटेन है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि राजा रानी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में भी आज के समय में 2026 में भी 21st सेंचुरी में आपको वो देखने को मिलता है। लेकिन क्या वहां पर जो राजा रानी का कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन के अंदर, जो मोनार्की का कॉन्सेप्ट है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी एब्सेंट है? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली राजा का रूल यहां पर भले ही था, लेकिन राजा यहां पर अत्याचारी नहीं था। डेमोक्रेटिक लाइंस पे पूरे के पूरे जो रिपब्लिक्स थे, ये जो 7 के 7 रिपब्लिक्स थे, डेमोक्रेसी के बेसिस पर ये फंक्शन करते थे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जैसे आज आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हो ना, एमएलए, एमपीस, विधायक और सांसदों को जैसे आप चूज करते हो, वैसे ही लोगों के द्वारा चूज करे जाते थे, जो कि अलग अलग जो अफेयर्स होते थे स्टेट के, अलग अलग जो मुद्दे होते थे गवर्नेंस के, उसकी देखरानी करते थे। जैसे हम अपने रीजन को, अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को चलाने के लिए उम्मीदवारों को चुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सांसद या विधायक, एमपीज और एमएलएस। सिमिलरली लोग उस टाइम पर अपने रीजन को, इन रिपब्लिक्स को चलाने के लिए, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस को संभालने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते थे। रूलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा यहां पर अत्याचारी व्यवहार का नहीं था, बल्कि राजा का रूल ऐसा हुआ करता था, राजा खुद अपने आप को मानता था इस टाइम पर इन सारे रिपब्लिक्स में। यहां पर हम किसी एक रिपब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं,
ये सभी के सभी रिपब्लिक्स जो एंशिएंट इंडिया में पाए जाते थे उनके ऊपर ये वाली बात लागू होती है। राजा अत्याचारी नहीं था बल्कि जनता का नौकर समझता था वो अपने आप को, कि मैं जनता का नौकर हूं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, मैं रूल कर रहा हूं। और इनमें से ज्यादातर जो रिपब्लिक्स थे वो हिमालयन फुट हिल्स पर लोकेटेड थे। इस जगह पर हिमालयन फुट हिल्स पर ये लोकेटेड थे, ठीक है। तो ये जो रिपब्लिक्स हैं इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि प्राचीन भारत के इतिहास में कैसे पॉलिटी जो है, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो इवॉल्व होता है। और इन रिपब्लिक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को अगर आप देखोगे, जो डेमोक्रेसी का जो मेन एलिमेंट है इन रिपब्लिक के अंदर, वहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि इन रिपब्लिक्स के रूल की वजह से प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर जो हम एक वैल्यू को प्रीच करते हैं हमारे देश में कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा हमारे देश में भी पॉलिटिकल वैल्यू के तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट करा जाता है। तो यहां पर एक नींव रखी गई डेमोक्रेटिक वैल्यूज की और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का दोस्तों मतलब क्या है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने उम्मीदवारों को चूज करेंगे, ठीक है, चाहे भले वो राजा हो या और भी कोई जो लोग हों जो कि अलग अलग टाइटल्स होल्ड करते हो, जनता जो है वो उनको चूज करेगी। और अल्टीमेटली ये लोग जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, फिर ये लोग अपने रिपब्लिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी पॉलिटी को, उनके गवर्नेंस को अच्छे तरीके से संभालेंगे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, इनके फीचर्स रिपब्लिक्स के, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिपब्लिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जातक कथाओं के बारे में बताया था ना, तो जातक कथाओं में एक चीज गिवन है कि इन रिपब्लिक्स के अंदर जो रूलर्स जो थे, दे वर चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल। आज भी आप देख लो, हम अपने प्रधानमंत्री को जो चूज करते हैं उम्मीदवार के तौर पर, अपने एमपीज को चूज करते हैं, एमएलएस को चूज करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं पावर में। सिमिलरली जो अगर आप कह लो कि इसकी जो नींव है आज के समय में, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, जब से हमारा संविधान लिखा गया भारत का, और जो हमने पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क अपनाया, हम भी तो ऐसी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू अपने उम्मीदवारों को चूज करते हैं। तो इसकी जो नींव है, इसके जो रूट्स है, इसकी जो जड़ है, वो प्राचीन भारत के इतिहास में छुपा हुआ है कि यहाँ पर लोग जो है डायरेक्टली चूज करते थे अपने रूलर्स को। और इसका ट्रेस, इसके पुख्ता सबूत हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बुद्धिस्ट लिटरेचर, जातक कथाओं के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो रूलर था वो यूनानिमसली जो था लोगों के द्वारा चूज करा जाता था। यूनानिमसली का ये मतलब होता है दोस्तों, एक होता है मेजॉरिटी, जैसे 10 लोग हैं, अगर 6 ने किसी के फेवर में वोट डाला और 4 उसके अगेंस्ट भी है, तो मेजॉरिटी क्या है कि जिसके फेवर में वोट डाला होगा वो जीत जाएगा। लेकिन वो होती है मेजॉरिटी कि 4 लोग फिर भी अगेंस्ट हैं। यूनानिमसली का ये मतलब होता है किसी एक को भी किंतु परंतु नहीं है, कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि चिढ़ गया एक व्यक्ति के राजा बनने से। तो यहां पर राजा जो है वो यूनानिमस तरीके से इलेक्ट होता था जनता के द्वारा, और इसलिए उसको एक टाइटल दिया जाता था महासम्मत, ठीक है, महासम्मत। अब एक एक करके हम जो ये रिपब्लिक्स हैं इनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जानते हैं 6 पॉइंट्स के अंदर। महासम्मत ये लोगों की चॉइस से यूनानिमस तरीके से इलेक्ट होता था अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जातक कथाओं के अकॉर्डिंग जो रूलर जो था वो डायरेक्टली इलेक्ट होता था लोगों के द्वारा, और क्योंकि उसका इलेक्शन यूनानिमस तरीके से होता था, एक भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होती थी उसके इलेक्ट होने से, इसलिए हम इसको कहते थे, एक टाइटल मिलता था राजा को महासम्मत, जिसका मतलब होता है द ग्रेट इलेक्ट, ठीक है। फिर यहां पर राजा अकेला तो पूरे रिपब्लिक को संभाल नहीं सकता, चला नहीं सकता। इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए, इतने बड़े गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए यू नीड पीपल। आपको अपने साथ कुछ ऑफिसर्स, कुछ मंत्री, कुछ महामंत्री, एक आपको प्रॉपर काउंसिल चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अलग अलग काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट सको और इफेक्टिव तरीके से आप रूल कर सको अपने रीजन को। तो सिमिलरली यहाँ पर जो काउंसिल होती थी, जहां पर राजा के मंत्री, महामंत्री वगैरह होते थे, ये जो मिलकर डिसीजंस लेते थे, उसको नाम दिया जाता था परिषद। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको जनता जो है वो चूज करती थी, इलेक्ट करती थी, और उस काउंसिल को हम लोग एक नाम देते हैं परिषद, ठीक है। इट फंक्शनड एज द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक, कि रिपब्लिक को जो गवर्न करने वाली जो काउंसिल होगी, बॉडी ऑफ पर्सन, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं
उनके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल होता है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, कोई वाटर मिनिस्ट्री में काम करता है, उनके अंडर भी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो ये पूरी की पूरी काउंसिल ही तो है। सिमिलरली प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप इस चीज को कंपेयर करोगे प्रेजेंट टाइम से, तो आपको एक गवर्निंग काउंसिल देखने को मिलती थी इन रिपब्लिक्स को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए, और उसको हम नाम देते थे परिषद। ठीक है। फिर एक असेंबली हॉल होता था, संस्थागार। जैसे अगर प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स को अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, हो सकता है वो पार्लियामेंट में बैठे, सेक्रेटेरिएट में बैठे, जिस भी जगह पर वो बैठेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठेंगे, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वो बैठकर कोई भी डिसीजन लेंगे। तो बैठने के लिए एक जगह तो चाहिए होगी ना राजा और उनके मंत्रियों को, तो उसको हम कहते थे संस्थागार यानी कि असेंबली हॉल। यहां पर सारे राजा वगैरह उसके मंत्री वगैरह बैठते थे और ये लोग डिसीजन लेते थे। तो जो बिल्डिंग है जहां पर परिषद का पूरा काम चलता था, उस बिल्डिंग को हम लोग कहते थे संस्थागार। जैसे आज हम जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिस बिल्डिंग में वो बैठते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, जिसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। सिमिलरली प्राचीन भारत में इन रिपब्लिक्स के अंतर्गत जो राजा और उसके जो काउंसिल, जो उसका पूरा मंत्रिमंडल जो गवर्न करते थे एक टेरिटरी को, रिपब्लिक को, जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग के अंदर वो बैठकर सारे के सारे निर्णय लेते थे, डिसीजंस लेते थे, उस जगह को हम लोग संस्थागार कहते थे। ठीक है। ये एक सेंटर था गवर्नेंस के लिए और पब्लिक डेलिब्रेशन के लिए, यानी कि जनता के मुद्दों पर यहां पर बात होती थी। डेलिब्रेशन का दोस्तों ये मतलब होता है जब आप किसी भी चीज के ऊपर इंटेंस डिबेट और डिस्कशन करते हो। जब आप किसी भी चीज के ऊपर इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन करते हो, उसको हम कहते हैं डेलिब्रेशन। गहराई से किसी चीज के बारे में सोच विचार करने के बाद जो निर्णय लिया जाता है उसको हम डेलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद था एक अष्टकुला। अष्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि 8 एलिमेंट से बनी हो। ठीक है। अष्टकुला ये एक असेंबली थी प्रोमिनेंट मेंबर्स की, जो परिषद के इंपॉर्टेंट जो लोग होते थे उनको हम अष्टकुला कहते थे। जैसे आपने मुगल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार के अंदर 9 इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, जो कि अकबर के लेफ्ट, राइट, सेंटर, फ्रंट, बैक में रहा करते थे, उसके मेन हाथ हुआ करते थे, नवरत्न कहते थे हम उसको। सिमिलरली साउथ इंडिया के अंदर एक एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। वहां पर भी जो कृष्णदेव राय जो रूलर था, उसके 8 मेन लोग थे जो कि उसके दरबार में काम करते थे, जिनसे वो सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लेता था। उसको वहां पर नाम दिया जाता था अष्टदिग्गज, यानी कि कृष्णदेव राय एज अ रूलर ऑफ विजयनगर, उसके 8 जो साथी थे जो दिन रात उसके साथ रहते थे, उसके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन में उसका योगदान निभाते थे, उनको हम अष्टदिग्गज कहते थे। सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे परिषद के, उनको हम अष्टकुलास कहते थे। यहां पर ये मेंबर जो थे ये चीफ्टियंस थे प्रोमिनेंट क्लैंस के, अलग अलग क्लैन, अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, ये उस कम्युनिटी के चीफ हुआ करते थे और इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बड़े सारे होते हैं, लेकिन उनके सबसे करीबी जो होते हैं वो उनके कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। तो सिमिलरली आप इनको यहां से कंपेयर कर सकते हो। गिनती में ये लोग कितने थे, कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, 8 थे टोटल। ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं अष्टकुलास। कोई भी डिसीजन जो यहां पर लिया जाता था रिपब्लिक के अंदर, वो कंसेंसस बेस्ड लिया जाता था, मेजॉरिटी वाइज नहीं लिया जाता था। कंसेंसस यानी कि किसी एक भी पर्सन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे डिसीजन जो थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, वो कंसेंसस के थ्रू ही अडॉप्ट होने के बाद इंप्लीमेंट करे जाते थे। किसी एक को भी अगर आपत्ति है, अगर कंसेंसस फेल हो गया, ठीक है, तो इशू उस मुद्दे के ऊपर वोटिंग होती थी। और वोटिंग कैसे होती थी, यहां पर आप पिक्चर को देख सकते हो। एक मटका या घड़े को लिया जाता था, उसके अंदर सब लोग अपनी अपनी चिट्ठियां डालते थे, ठीक है, कि हम इस डिसीजन के ऊपर वोट करना चाह रहे हैं, इसकी हम अगेंस्ट हैं। फिर जाकर फाइनल डिसीजन राजा वगैरह का निकलकर आता था कि जिसके जैसे वोट है जिस मुद्दे के ऊपर, वैसे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है या फिर हमें उसको खारिज करना है। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सारे डिसीजन कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते थे, मेजॉरिटी का एलिमेंट नहीं था, लेकिन जब वोटिंग होगी तो 2 ओपिनियन डिवाइडेड हो जाएंगे ना। कुछ लोग यस की तरफ वोट करेंगे, कुछ लोग नो की तरफ वोट करेंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि वोट ही ना करें, है ना। तो यहां पर तो मेजॉरिटी का एलिमेंट आ गया। सर अभी तो आप कंसेंसस के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों कभी कभार डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता था।
कि वो डिसीजंस के ऊपर राजा को और उसके पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ये पता होना चाहिए था कि हमें इसको इंप्लीमेंट करना भी है, इसके ऊपर सोच विचार तो हमने कर लिया है, अब इसको लागू करें या फिर इस डिसीजन को प्रॉपर तरीके से खारिज कर दें। तो उसके लिए कंसेंसस का रास्ता पहले अपनाया जा रहा है। लेकिन जहां पर कंसेंसस फेल हो गई, किसी एक को भी आपत्ति है, तो फिर यहां पर पूरी की पूरी सभा को ये लगता था, पूरे के पूरे काउंसिल को ये लगता था, हो सकता है कि कुछ और भी लोगों को आपत्ति हो लेकिन वो अपनी आवाज ना उठा रहे हो, तो एक मटका एक घड़ा लेकर वहां पर वोटिंग करवाई जाती थी। फिर जो उसका परिणाम निकलेगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो एंशिएंट रिपब्लिक्स ने क्या लेगेसी छोड़ी हमारे भारत के इतिहास से लेकर अभी तक का जो हमारा भारत जो पूरा का पूरा चल रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के बेसिस पर चल रहा है। तो ये रिपब्लिक्स ने जिस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था, इसने क्या लेगेसी छोड़ी हमारे भारत देश के ऊपर। सबसे पहले तो रूलर जो थे यहां पर, दे वर चूजन बाय पीपल। आज भी ऐसा ही होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इन रिपब्लिक्स में अडॉप्ट करी गई थी। हमारे देश में संविधान लिखने के बाद हमने भी ऐसे ही करा। कंसेंसस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती थी। प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर कंसेंसस के बेसिस पे तो नहीं, लेकिन सलाह मशवरा करके ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो इंटेंस डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन जब किसी मुद्दे पर होती है तभी डिसीजन लिए जाते हैं। हमने ये वाला स्टाइल भी अडॉप्ट कर रखा है हमारे देश को चलाने के लिए। ऑर्गेनाइज काउंसिल्स और असेंबलीज होते थे, प्रॉपर तरीके से बैठकर बातचीत करना। लात घूसा चप्पल नहीं चल रहा है यहाँ पर। राजा जो है वो अत्याचारी नहीं है कि राजा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि प्रधानमंत्री जो कुछ कह दे वो पत्थर की लकीर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसलिए रखा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इसलिए रखा जाता है ताकि प्रधानमंत्री को सही दिशा मिल पाए, उनके डिसीजंस गलत ना हो, ताकि आगे चलकर जनता को दिक्कत ना हो, जनता को कोई आपत्ति ना हो, विरोध प्रदर्शन देश में हमारे स्टार्ट ना हो जाए। और दिस वॉज रिपब्लिक जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, दिस वॉज वन ऑफ द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट इन इंडिया। और आज भी हमारे देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि रियल पावर हमारे देश में जनता के हाथ में लाया करती है, ना कि राजा के हाथ में, ना कि प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, राजा का तो अब कंसेप्ट रहा ही नहीं हमारे देश में। तो ये जो रिपब्लिक्स हैं ये एक ऐसे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक रिच डेमोक्रेटिक हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये वाले जो सारे के सारे रिपब्लिक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ, ये एंशिएंट यूपी के अंदर पाए जाते थे, जहां पर लोगों की आवाज को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और इसने गवर्नेंस को, यूपी की गवर्नेंस को शेप करने का काम करा। और यूपी की गवर्नेंस क्या, ओवरऑल इंडिया की गवर्नेंस को शेप करने का काम कर रखा है। क्योंकि इस लेक्चर में वैसे तो हम उन 7 रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड थे, लेकिन ओवरऑल और भी जो रिपब्लिक्स भारत के अंदर देखने को आप मिलते थे, अगर आप एशियन इंडियन हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे और ये रिपब्लिक सिस्टम को पूरा का पूरा जानोगे, तो सभी रिपब्लिक्स में इसी प्रकार का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क चलता था। इसी प्रकार से जब भी कोई डिसीजन लिए जाते थे तो वहां पर इंटेंस डिबेट, डिस्कशन और कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते थे। यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम का पूरा जो फ्रेमवर्क था हमारे देश में, वो एक कॉमन फ्रेमवर्क था। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जानते हैं रिपब्लिक्स का, थोड़ा सा और डिटेल्ड मैनर में इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था रिपब्लिक्स का। 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पर, यानी कि अगर हम महाजनपद पीरियड की बात करें, बड़े सारे रिपब्लिकन स्टेट्स भारत के अंदर इमर्ज हुए। जैसे 7 तो आपने देख ही लिया अभी 2 स्लाइड पहले, यूपी के अंदर जो इमर्ज हुए, और इनको एक नाम दिया जाता था गण संघ। गण संघ मतलब बेसिकली क्या है, ये सभा में बैठकर डिस्कशंस करते थे। जब कंसेंसस उस बेसिकली एक मुद्दे पर, एक इशू पर रीच हो जाता था, उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाता था। तो गण संघ बेसिकली एक टर्म है जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई है। ये इमर्ज हुआ अलोंगसाइड मोनार्कीज, यानी कि राजा का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं कि राजा इस टाइम पर अत्याचारी नहीं था, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के बेसिस पर काम करता था। ठीक है, प्रोमिनेंट इनमें से जो गण संघ जो थे, जो प्रोमिनेंट रिपब्लिक्स थे, वो थे वज्जी रिपब्लिक, मल्ला रिपब्लिक और शाक्य रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे ये बताना कि जो गौतम बुद्ध थे, क्या वो किसी रिपब्लिक का पार्ट थे, किसी गण संघ का पार्ट थे, और अगर थे तो इनमें से कौन से गण संघ का वो पार्ट थे। गण संघ बोलो आप इसको, रिपब्लिक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, रिपब्लिक तो क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड हो गया, उस जमाने में उसको गण संघ बोला जाता था। तो ये जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे, ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग तरह के एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन को, जो कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ
लेकिन ये एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, ठीक है, राजनीति का एक ये वो दौर था, एक वो पूरा का पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क था जिसने कहानी तो अपनी इतिहास के पन्नों में स्टार्ट करी, लेकिन उसकी छवि हमें 21st सेंचुरी इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है अभी तक, ठीक है। दूसरी चीज, इन रिपब्लिकन सिस्टम के फीचर्स क्या थे? लोग जो है वो मेन एलिमेंट थे, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर का दोस्तों मतलब होता है सिटीजन, जब हम पॉपुलर वर्ड की बात करते हैं उसका मतलब होता है सिटीजन। और दूसरा, कलेक्टिव तरीके से गवर्नेंस सिस्टम को यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती थी। देखो यहां पर लिखा हुआ है सभा, ठीक है, सभा में बैठकर एक असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ पर्सन जो है यहां पर बैठ के कंबाइंड रूप से डिसीजंस को लेते थे और उसको इंप्लीमेंट करते थे। तो कलेक्टिव गवर्नेंस में क्या लिखा हुआ है? अनलाइक मोनार्कीज, जहां पर मतलब जो प्रॉपर जो मीनिंग होता है ना मोनार्की का कि राजा के हाथ में सारी पावर होगी, तो यहां पर राजा के हाथ में पूरी तरीके से पावर नहीं थी। रिपब्लिक के अंदर क्या होता था? जो सॉवरेनिटी थी वो लोगों के हाथ में थी और लोगों के उम्मीदवारों के हाथ में थी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश में एक अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम को। दूसरी चीज, लोगों के हाथ में पावर कैसे थी? देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। सिटीजन जो थे वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते थे इन असेंबलीज में थ्रू सभा और संस्थागार। लीडर्स जो थे वो इलेक्टेड थे विच चेक आर्बिट्रेरी रूल, कि अगर राजा जो है अपनी पावर की मर्यादा को, जो उसको पावर दी गई है, कोई भी चाहे राजा हो चाहे लोगों के उम्मीदवार हो, अगर वो उसको लांघने की कोशिश करेंगे तो जनता उनके अत्याचारी वाले स्वभाव को या फिर उनके उड़ते हुए पावर को कि उनके पर लग गए हैं, वो अपने हिसाब से रूल करे जा रहे हैं, जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है, इस चीज को लोग जो है आसानी से चेक कर सके, ठीक है। तीसरी चीज, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था उसको हम कहते थे राया या फिर गण प्रमुख, ठीक है, राया कह लो या गण प्रमुख कह लो। और उसको बड़े सारे ऑफिसर्स जो थे वो असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे, यानी कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात हो रही है। जैसे आज के समय में आपको देखने को मिलता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनके बड़े सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हिरार्की होती है कि यहाँ पर एक पर्सन है जो राजा है, उसके अंडर बड़े सारे लोग जो है, बड़े सारे मंत्री के अंडर बड़े सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ ऑफिसर्स के आपको नाम बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था उसको हम कहते थे राया या फिर गण प्रमुख, ठीक है, और उसको असिस्ट करता था, राया या फिर गण प्रमुख को असिस्ट करा जाता था बड़े सारे ऑफिशियल्स के द्वारा। एक का नाम था उपराज, जिसको हम बोलते थे डेप्यूटी, सेनापति मिलिट्री कमांडर और भंडारगरिका ट्रेजरर, ठीक है, ये राजकोषी को संभालेगा, पैसे को संभालेगा, उसको नाम दिया जाता था भंडारिका या फिर ट्रेजरर। कंसेंसस बेसिस पर डिसीजन लिए जाते थे, ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने अभी आपको बताया। कोई भी पॉलिसीज जो बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी आफ्टर इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन एंड कंसल्टेशन, जो आपस में होती थी। किसी एक को भी आपत्ति है अगर है, फिर वो मुद्दा जो है अगर कंसेंसस जहां पर फेल हो गया फिर वो वोटिंग के लिए डाला जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस हमें क्या देखने को मिलती है? ये जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे इनमें हमें एलिमेंट देखने को मिलता है, कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज देखने को मिलती हैं, जैसे कलेक्टिव लीडरशिप की, अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की, कि जनता के सामने इनको जवाब देना है, ये उससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। पावर के ऊपर इनके चेक करा जाता था, जो कि अभी तक हेरिडिटरी मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट चलता था कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा और ये परंपरा चलती जाएगी, इसके ऊपर एक चेक लगाने का यहां पर काम करा गया कि राजा तो है यहां पर, लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि उसका बेटा राजा बनकर सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा और ये सारे के सारे लोग जो सभा असेंबली वगैरह के अंदर बैठे हुए बेवकूफ हैं, तो ये राजा की भूल थी, क्योंकि रियल पावर इस टाइम पर जनता के हाथ में थी। तो इंपॉर्टेंटली इस चीज ने, रिपब्लिकन सिस्टम के इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के फ्रेमवर्क ने एक नींव बिछाने का काम करा कि हमारे देश में कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज आती हैं इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसने आगे चलकर हमारे पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल थॉट को शेप करने का काम करा, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको दोस्तों अष्टकुलक के बारे में बता रहा था, काउंसिल ऑफ 8, अष्ट का मतलब होता है 8, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये एक कंसल्टेटिव बॉडी होती थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी मेजर क्लैन को, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी मानी जाती थी। और यहां पर जितने भी ये ऑफिसर जो थे, ठीक है, ये अष्टकुलक के जो पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है वो हुआ करते थे, जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते थे।
तो रिपब्लिकन ट्रेडिशन जो एंशिएंट इंडिया का है वो एक लेगेसी छोड़कर गया हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर। किस चीज की लेगेसी, किस चीज की उसने छाप छोड़ी? जो प्राचीन भारत में चीज स्टार्ट हुई थी वो आज भी खींची चली आ रही है, डेमोक्रेसी की, यूनिटी की और न्याय की, यानी कि जस्टिस की। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से पता लग गई। आई होप दोस्तों लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।